नमस्कार, मैं डॉक्टर निशिंद्र किंजल हीलिंग ट्यून्स के इस एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आशा है आप स्वस्थ होंगे। हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में। बहुत ही कॉमन बीमारी है और इस बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ बात की। डायबिटीज़ और उससे जुड़े हुए सभी अंगों, खास करके किडनी, ब्रेन, हार्ट और नस, जिन्हें नर्व्स कहते हैं, इन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है डायबिटीज़ का, कारण, लक्षण और उपचार के बारे में बात की। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी डायबिटीज़ के लक्षण को कैसे हम पहचानें और कैसे समझें कि कब हमें जांच करने की ज़रूरत है। अब इस आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि जांच क्या करना चाहिए और उसके लिए क्या सावधानी रखी जानी चाहिए। आमतौर पर आप जानते हैं डायबिटीज़ का पहचान या डायबिटीज़ का डायग्नोसिस तब होता है जब हमारे पास इसके प्रमाण मिलते हैं कि ब्लड के अंदर शुगर बढ़ा हुआ है। तो ब्लड के अंदर शुगर बढ़े होने का क्या मतलब है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसके लिए एक गाइडलाइन जारी की है। खून के अंदर शुगर दो तरह से जांची जाती है। एक स्पॉट, मतलब जिस समय ब्लड सैंपल लिया गया उस समय ब्लड में शुगर क्या है, और दूसरा होता है जो कि एवरेज, पिछले 3 महीने का औसत क्या है, जिसे हम ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। पहले हम बात करेंगे स्पॉट शुगर एनालिसिस की। इसमें 3 प्रकार हैं, फास्टिंग, रैंडम और तीसरा है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्टिंग। फास्टिंग की बात करें, फास्टिंग के लिए 8 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए और उसके बाद नस, वेन के अंदर से खून लिया जाता है और उस ब्लड में 3 तरह से जांच किया जा सकता है। होल ब्लड में कर सकते हैं, सीरम में कर सकते हैं और प्लाज्मा में कर सकते हैं। होल ब्लड से जब हम कुछ कंपोनेंट्स को हटा देते हैं तो वो सीरम बन जाता है। सीरम से भी कुछ कंपोनेंट्स को हटा देते हैं तो वो प्लाज्मा बन जाता है। तो प्लाज्मा के अंदर में शुगर, खास करके ग्लूकोज कितना है, इसका ही इवैल्यूएशन किया जाता है और इसी की हम बात करते हैं। जब ये 8 घंटे की फास्टिंग के बाद किया गया, दिस इज़ कॉल्ड फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। जब फास्टिंग छोड़कर किसी और समय ब्लड जब लिया गया उसके अंदर ग्लूकोज को देखा गया, दैट इज़ कॉल्ड रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज या रैंडम ब्लड शुगर। और तीसरा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसका मतलब होता है 75 ग्राम ग्लूकोज पानी में यूजली दिया जाता है, व्यक्ति इसे ले लेता है, उसके 2 घंटे के बाद खून में कितना चीनी की क्या मात्रा है, शुगर की क्या मात्रा है, दैट इज़ कॉल्ड OGTT। तो स्पॉट एनालिसिस में 3 हुए, फास्टिंग, रैंडम और रैंडम का ही एक प्रकार हुआ OGTT, जिसमें ग्लूकोज दिया गया है, और दूसरा हुआ 3 महीने का एवरेज, जिसे हम HbA1c कहते हैं या फिर उसे ही ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है। पहले हम डायग्नोसिस के लिए क्या ज़रूरी है। यदि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 126 मिलीग्राम % या 126 मिलीग्राम डेसीलीटर ऑफ प्लाज्मा से ज़्यादा है या बराबर है तो यह डायबिटीज़ का लक्षण कहलाता है। और जब हम 3 महीने की एवरेज की बात करते हैं, एवरेज में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स के साथ साथ चलता है, उस हीमोग्लोबिन का एक खास परसेंटेज 4 से 6% होता है जिसमें शुगर अटैच्ड होता है, जिसको ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं। तो जब पिछले 3 महीने में कितना ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन है, ये जब हम देखते हैं और ये बढ़ा हुआ मिलता है तो ये भी डायग्नोसिस में मदद करता है। आप कहेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत है क्योंकि जो स्पॉट एनालिसिस है, स्पॉट एनालिसिस में सपोज करें
कल किसी के शुगर का जांच होना है, आज उसने रात को एक गोली ले ली या 2-3 दिन से बिल्कुल ही खाना वाना छोड़ रखा है, तो उसका तो वैसे ही फास्टिंग कम आ जाएगा। तो वो खुद को भी आदमी एक तरह से गफलत में अपने आप को रखे, या हो सकता है कि डॉक्टर को या घर के लोगों को बताने के लिए कि मेरा रिपोर्ट सही आ गया। लेकिन जब आप 3 महीने का एवरेज करते हैं तो आप पिछले 5-7 दिन से गोलियां भी खा लें, बिल्कुल मीठा खाना छोड़ दें, उसके बावजूद उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। वो 0.1% भले ही मैनिपुलेट हो जाए, ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं होगा, तो वो तो दिखला देगा। जैसे कहते हैं ना कि दर्पण झूठ न बोले, तो HbA1c वैसा ही जांच है जो बिल्कुल पिछले 3 महीने में शुगर का क्या लोड शरीर में रहा है वो बतला देता है। तो डायग्नोसिस के लिए क्या ज़रूरी है? यदि मरीज में डायबिटीज़ के कोई लक्षण हैं, तब इनमें से कोई एक भी पॉजिटिव हो गया तो उसे डायबिटीज़ कहा जाएगा। यदि कोई लक्षण नहीं है तो इनमें से कोई 2 होना चाहिए पॉजिटिव, फिर कहते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। अब आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का क्या उसकी मात्रा रहनी चाहिए। तो मात्रा से पहले मैं ये बता दूं कि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन को जांचने के लिए करीबन 30 से अधिक प्रकार के मैकेनिज़्म हैं जिससे हम इसको जांच सकते हैं, और किसी भी अच्छे लेबोरेटरी में उसका एक रेफरेंस मॉडल होता है, एक रेफरेंस वैल्यू होता है, उसी से स्टैंडर्डाइज करके उसके रिपोर्ट्स दिए जाते हैं। तो सामान्यतः मान के चलें कि 4 से 6% नॉर्मल कहा गया है। ज़्यादा और परफेक्ट लेना चाहें तो 4 से लेकर 5.7 तक इसे नॉर्मल कहा गया है। 5.7 से 6.1 तक को प्री डायबिटीज़ कहा गया, और 6.1 से अधिक हो तो उसे डायबिटिक रेंज कहते हैं। इसके कई मेथड्स हैं, जैसे फोटोमेट्री है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, आयन एक्सचेंज, क्रोमेटोग्राफी है। तो इनके माध्यम से HbA1c का जांच हो सकता है। अब HbA1c कई दफ़ा फॉल्स रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। जैसा आपको मैंने बताया कि ब्लड जो हीमोग्लोबिन है वो RBC से लगा हुआ है और उसमें ग्लूकोज अटैच है। तो जहाँ नए हीमोग्लोबिन ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कोई फ्रेश ब्लड लॉस हुआ है, तो वहाँ नया ब्लड बनना शुरू होता है, तो वहाँ फॉल्स नेगेटिव आ सकता है HbA1c। और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पुराने जो हीमोग्लोबिन और पुराने ब्लड सेल्स RBC ज़्यादा लंबे समय तक के लिए जीवित हैं, अलाइव हैं। जैसे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन है, कीड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं वहाँ, या फिर मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कई दफ़ा होता है। तो यहाँ HbA1c बढ़ा हुआ मिलेगा, और तब जबकि शुगर की बीमारी शायद ना हो। तो मैंने आपसे कहा कि शुगर को किस प्रकार से जांच सकते हैं, स्पॉट एनालिसिस और 3 महीने का एनालिसिस। इसके बाद कुछ और टेस्ट हैं जिनको हम जांच सकते हैं और जांचा जाना चाहिए। एक है पेशाब के अंदर या यूरिन के अंदर शुगर देखना, प्रोटीन्स देखना। जब हमने किडनी के बारे में बात की थी तो बतलाया था कि किस प्रकार से यूरिन में प्रोटीन यदि ज़्यादा आने लगे, एल्बुमिन ज़्यादा आने लगे, तो वो किडनी फेलियर की तरफ इशारा करता है। ये देखना ज़रूरी है कि पेशाब में प्रोटीन आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आ रहा है तो उसकी क्या मात्रा है। दूसरी चीज़, इसके बाद पेशाब के अंदर कई दफ़ा और कास्ट हैं, क्रिस्टल्स हैं, या RBCs भी कई दफ़ा आते हैं, तो यूरिन का जांच ज़रूर किया जाना चाहिए। यूरिन में एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक नई दवा आई है SGLT2 इनहिबिटर, जिसे ग्लिफ्लोजिन्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ये दवा शरीर से शुगर को पेशाब के माध्यम से निकालती है। तो इन मरीजों में यदि पेशाब का जांच करेंगे, यूरिन का जांच करेंगे, तो उसमें शुगर पॉजिटिव आएगा ही आएगा। वो इसलिए आना है कि उसी माध्यम से शरीर का शुगर बाहर निकल रहा है। तो ये जानना ज़रूरी है। और कुछ मरीजों में ग्लूकोज थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड मतलब किडनी में कितने से ज़्यादा, ब्लड में तो शुगर है ही, कितने से ज़्यादा शुगर होगा तो निकलना शुरू हो जाएगा, तो उसे थ्रेशोल्ड बोलते हैं। यूजुअली ये थ्रेशोल्ड 180 के आसपास होता है। तो ये थ्रेशोल्ड बढ़ने से शुगर निकलना शुरू होता है।
कुछ मरीजों में ये थ्रेशोल्ड घट जाता है, तो उसमें शुगर ब्लड में नॉर्मल रेंज में ही लेकिन यूरिन में निकलना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी जानकारी रखनी आवश्यक है। इसके साथ कुछ और जांच हैं जो पहली बार जब डायबिटीज़ का डायग्नोसिस हो या डायग्नोसिस करने का जब प्रयास हो रहा हो तो ज़रूर देखना चाहिए। किडनी कैसा फंक्शन कर रहा है, इसके लिए रीनल फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें सीरम क्रिएटिनिन का लेवल, यूरिया भी देख सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स भी देख सकते हैं। दूसरा, हम तैयारी करते हैं कि मरीज को जब दवा देंगे तो दवा के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या नहीं होंगे, या किसके अंदर में कौन सी बीमारी पहले से है, उसके बाद आप तय कर पाते हैं कि कौन सी दवा इनके लिए सूटेबल रहेगी। डायबिटीज़ की बहुत सी दवाएं मार्केट में हैं, किस पेशेंट में क्या देना है इसको जानने के लिए जांच जरूरी है। तो यहाँ लिवर फंक्शन टेस्ट हम करते हैं, कॉमनली SGPT, SGOT और बिलिरुबिन, इसके टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद एक और टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जिसे हम कहते हैं लिपिड एनालिसिस। ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, बढ़िया कोलेस्ट्रॉल HDL कोलेस्ट्रॉल कितना है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल से भी हमें यह जानने में मदद मिलती है, क्योंकि कई दफ़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है और साथ में डायबिटीज़ हुआ और हाइपरटेंशन हुआ, तो ऐसे लोगों में हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। तो लिपिड ज़रूर जांचे जाने चाहिए। और एक थायराइड की स्क्रीनिंग जिसे सीरम TSH कहते हैं, वो पहली बार में अवश्य करना चाहिए। किसी भी बड़े सेंटर में देश में कहीं भी जाएं तो कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप जिसे हम लोग कहते हैं, उसका पार्ट होता है बेसलाइन चेस्ट एक्सरे, ताकि उस एक्सरे में ये पता चले कि हार्ट का साइज़ क्या है, लंग्स के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। और एक 12 लीड्स ECG, रेस्टिंग ECG, जब मरीज़ लेटा हुआ है उस समय ECG किया, पता चला कि हार्ट कैसा फंक्शन करता है। तो ये सब जांच जब डायग्नोसिस हो रहा है उस समय किए जाने चाहिए। कुछ और जांच हैं जिनसे ख़ास केसेस में वो डॉक्टर तय करते हैं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो है C पेप्टाइड लेवल्स है और एंटी-गैड एंटीबॉडीज़ हैं। इनसे पता चलता है कि डायबिटीज़ का कारण क्या है, इनमें इंसुलिन देने की आवश्यकता पड़ेगी या इंसुलिन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। जब डायबिटीज़ का शक हो उस समय या पहली बार कोई भी इशारा मिला हो कि शुगर हो सकता है, तो ये जांच ज़रूर किए जाने चाहिए और उसके बाद निर्णय लेना चाहिए कि कौन सा दवाई मरीज़ के लिए ठीक रहेगा। आशा है आज का ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। इस जानकारी को आप अपने मित्रों के साथ साझा करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। हमारे चैनल हीलिंग ट्यून्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। इससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे इसकी सूचना आपको जाएगी। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।